गरीब की सर्दी वर्सेस अमीर की सर्दी। अरे पिताजी, सर्दी आ रही है और मेरे पास सर्दी में पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं है। आप मुझे नए कपड़े दिलवा कर लाओ। मुझे आज ही गर्म कपड़े और स्वेटर चाहिए। अरे बेटा, पिछले साल तूने इतने सारे कपड़े लिए थे, उन सभी गर्म कपड़ों का तू अब क्या करेगा? जब तेरे पास पहले ही इतने सारे गर्म कपड़े हैं तो तू उन सभी कपड़ों को क्यों नहीं पहन लेता? पिताजी, वो सब तो पुराने हो गए हैं और मेरे सभी दोस्तों ने भी देख लिए हैं। मैं उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहन सकता। आप एक काम करो, मंदिर के बाहर इतने सारे गरीब लोग बैठे रहते हैं, आप मेरे कपड़े उन गरीब लोगों को दे दो। ऐसा कहकर विराज वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी माँ से अपने पुराने वाले गर्म कपड़े निकालकर गरीब लोगों को बांटने के लिए कह देता है। विराज की माँ मंदिर जाते समय सभी पुराने गर्म कपड़े अपनी गाड़ी में भर लेती हैं और मंदिर पर ले जाती हैं। सभी लोग लाइन लगा लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आई हूँ। मंदिर के बाहर सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद अनुराधा एक एक करके सभी को कपड़े देना शुरू करती है। इतने महंगे और गर्म कपड़े देखकर सभी भिखारी लोग बहुत खुश होते हैं। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन सर्दियों की शुरुआत में हमें ये गर्म कपड़े दान कर दिए। अब हमारी ये सर्दियाँ थोड़ी बहुत ठीक से निकल जाएंगी। अरे, इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है? वैसे भी अगर तुम लोग ये कपड़े नहीं लेते तो मैं इन कपड़ों को फेंक ही देती। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो। आप ये कपड़े हमें दे दो, हम इन्हें अच्छे से पहन लेंगे। अनुराधा जितने भी कपड़े होते हैं वह सभी कपड़े गरीबों में बांट देती है। अनुराधा घर से अपने बेटे विराज के साथ साथ अपने और अपने पति भूपेंद्र के भी पिछली साल के गर्म कपड़े ले आती है, जिसके बाद वो सभी कपड़े गरीब लोगों में बांटकर वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर सभी गरीब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखा तुम लोगों ने, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आज हम लोग ये सब सोच ही रहे थे कि इस बार सर्दियों में हमारा क्या होगा, लेकिन भगवान की दुआ से हमें ये गर्म कपड़े मिल गए। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, लेकिन पहनने के लिए तो हमारे पास गर्म कपड़े आ गए हैं। अब हम ओढ़ेंगे क्या? रात को बहुत ज्यादा सर्दी होती है। बेचारे गरीब लोग अपने आगे का सोच रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराधा पूजा करके अपने घर लौट आती है। घर पर आने के बाद वह अपने बेटे विराज के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। चल बेटा विराज, आज हम लोग सर्दियों की शॉपिंग करके आएंगे और जितने भी नए नए स्वेटर आए हैं उन सभी को खरीद लेंगे। हाँ माँ, और मुझे इस बार ज्यादातर जैकेट लेनी है। विराज अपनी माँ अनुराधा के साथ मॉल में पहुंच जाता है और वहाँ अपने लिए जैकेट पसंद करने लगता है। विराज एक जैकेट 5,000 की खरीदता है। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी जैकेट है। मुझे तो यही वाली जैकेट चाहिए। अरे ये तो केवल 5,000 की ही है। देख बेटा, कोई अच्छी सी और महंगी सी जैकेट खरीद, ताकि वो दिखने में भी अलग ही दिखे और तेरे सभी दोस्त तेरी तारीफ भी करें। विराट 5,000 की जैकेट को छोड़कर 10,000 की जैकेट खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा भी 10-10 हजार रुपए के स्वेटर खरीदती है। अब तो मैं अपने सारे स्वेटर रोजाना बदल बदल कर अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी और उन्हें जलाऊंगी। अनुराधा अपने साथ साथ अपने पति भूपेंद्र के लिए भी नए नए स्वेटर और काफी सारे गर्म कपड़े खरीद लेती है, जिसके बाद वह मॉल में 80 से 90 हजार तक की शॉपिंग करके अपने बेटे विराज के साथ वापस घर लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में उनका एक नौकर भी रहता था, जिसका नाम दामोदर था। दामोदर अपनी पत्नी आरती से कहता है, अरे आरती, तुम चिंता मत करो, सर्दी शुरू होने से पहले ही मैं साहब से तनख्वाह ले लूंगा। उसके बाद तुम पैसे लेकर मुन्ना के लिए कपड़े और रात को सोने के लिए रजाई खरीद कर ले आना। अगर मैं आपके कमाए हुए पैसों से सर्दी की शॉपिंग कर लूंगी तो फिर हम लोग पूरे महीने का राशन पानी कैसे खरीदेंगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तो मेरी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह ले जाना और आधी तनख्वाह में हम लोग घर का राशन खरीद कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर दामोदर अपने मालिक भूपेंद्र के पास जाता है और उससे कहता है, मालिक, सर्दियां शुरू होने वाली हैं। हमारे पास सर्दियों में पहनने और इस्तेमाल करने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। अगर आप मुझे तनख्वाह दे देते तो मैं जरूरत का सारा सामान खरीद ले आता। अच्छा ठीक है, ये लो मेरी तनख्वाह के 10,000 रुपए। भूपेंद्र दामोदर को 10,000 रुपए दे देता है, जिसके बाद दामोदर 10,000 रुपए लेकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी के पास आकर उसे 5,000 रुपए देते हुए कहता है, अरे ये लो आरती, अब तुम्हें इन 5,000 में सारा सामान लेकर आना है। अरे आप चिंता क्यों करते हो, 5,000 बहुत है, मैं इतने में बहुत सामान ले आऊंगी।
आरती पैसे लेकर बाजार में पहुंच जाती है, जिसके बाद वह एक रजाई वाले के पास पहुंचती है। अरे भाई साहब, आपने ये रजाई कितने में दी है? अरे भैया 2000 रुपए में बेचूंगा। दुकान वाले की बात सुनते ही आरती दुकान वाले से कहती है, मैं इसके केवल आपको 1000 रुपए ही दूंगी, अगर आपको बेचनी है तो बता दीजिए। ऐसा कहकर आरती वहां से चलने लगती है कि तभी दुकान वाला उसे आवाज लगाकर बुला लेता है और 1000 रुपए में उसे रजाई बेच देता है, जिसके बाद वह 200 और 300 रुपए तक के पैसों में अपने और अपने पति और अपने मुन्ना के लिए गर्म स्वेटर खरीद लेती है। अरे भाई साहब, ये गर्म जैकेट कितने की है? मैडम, ये जैकेट तो 500 रुपए की है। मैं इसके आपको केवल 300 रुपए ही दूंगी। क्या मैडम, और कितने मोल भाव करोगी? 300 बिल्कुल ठीक है, अगर देनी हो तो बताओ, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आरती को जाते हुए देख दुकान वाला उसे 300 रुपए में जैकेट दे देता है, जिसके बाद वह जैकेट खरीद कर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मेरे पति जैकेट पहनकर बहुत खुश हो जाएंगे और फिर उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। मैंने तो थोड़े से पैसों में सर्दियों का सारा सामान खरीद लिया है, ऊपर से पैसे भी बच गए। अब मैं इन पैसों को घर के खर्चों में ही चला दूंगी। ऐसा सोचकर आरती वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती है। एक तरफ अमीर लोग 80,000 रुपए की शॉपिंग करके आते हैं, तो दूसरी तरफ एक गरीब परिवार की औरत 5,000 में से केवल 3,000 की शॉपिंग करके भी बहुत खुश होती है। घर पर वापस आने के बाद आरती लाया हुआ सारा सामान दामोदर को दिखाती है। ये देखिए जी, रजाई और आपके लिए स्वेटर और मुन्ना के लिए स्वेटर, अपने लिए शॉल लाई हूँ और गर्म स्वेटर लेकर आई हूँ। अरे वाह आरती, तुम तो कम पैसों में काफी सामान लेकर आई हो। अब तो हमारी सर्दियां बहुत अच्छे से निकल जाएंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मेरी पत्नी बनकर इस दुनिया में आई हो। दामोदर और आरती दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराधा 80,000 की शॉपिंग करने के बाद भी परेशान होती है। अरे ये क्या, मैंने अपने लिए गर्म स्वेटर केवल 4 ही खरीदे। हे भगवान, अब तो मुझे और लेकर आने होंगे, क्योंकि इन 4 स्वेटर्स को मैं बार बार कैसे पहनूंगी। अरे माँ देखो ना, ये जैकेट मैंने खरीद तो ली, लेकिन मुझ पर जच नहीं रही। मुझे दूसरी जैकेट चाहिए। अगर तुझे पसंद नहीं है तो फेंक दे, दूसरी ले आएंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम मेरे लिए कैसे कपड़े लेकर आई हो? मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा। अरे एक काम करते हैं, अगली बार हम सभी एक साथ शॉपिंग करने चलेंगे, ताकि हम सब अपनी पसंद के कपड़े सही से खरीद सकें। एक तरफ गरीब परिवार सस्ते कपड़े पहनकर और सस्ती शॉपिंग करके बहुत खुश होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में से इतने महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी किसी को कोई कपड़े पसंद नहीं आते। इसलिए कहा जाता है कि जितना है उतने में खुश रहना सीखिए, क्योंकि हद से ज्यादा चीजों में खुशी इंसान ढूंढ नहीं पाता। 3 शहरी और 2 गांव की बहू। नवा गांव में रहने वाली पारो के 5 बेटे थे, शंकर, श्रवण, तुषार, मिहिर और आलोक। शंकर और श्रवण की शादी पारो ने कुछ बरस पहले गांव की रहने वाली गौरी और राधा से कर दी थी। ओट पर बैठी पारो अपनी बहू गौरी के पायल की झनकार सुनकर कहती है, आ गई तू बहू, ला दे मेरी चाय बहू। माँ जी, आपको हर बार मेरे आने की भनक कैसे लग जाती है? क्योंकि बहू, तेरे पायल के घुंघरू पूरे घर में छनकती जो रहती है, इसी से तो पता चलता है कि पारो के घर आंगन में बहू है। मेरे 2 बेटे नजर के सांझे हैं और 3 शहर में जाकर ऐसे घुल मिल गए हैं मानो माँ को बिसार ही दिया है। जब से शहर गए हैं तीनों ने एक भी तार नहीं भेजा। माँ जी चिंता मत कीजिए, इस दफा जब देवर जी शहर से गांव लौटेंगे तो बस उन्हें भी ब्याह के बंधन में बांध देना। सोच तो यही रही हूँ, मगर मन में एक तूफान उफनता है कि मेरे बेटे कहीं शहरी तितलियों से दिल लगी न कर बैठे। माँ जी, शहर की लड़की भी दिल की बुरी नहीं होती। अरे राधा बहू, तू बहुत भोली है। शहर की लड़कियाँ अव्वल दर्जे की अतरंगी बेढंगी होती हैं, घर को ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। मुझे तो तुम दोनों जैसी गांव की बहू चाहिए, क्योंकि गांव की बहुएं परिवार को प्यार के गांठ में पिरोए रखती हैं। मगर माँ जी, जिस घर परिवार पर भगवान की नजरें बसती हैं, उस डेरे के निकट बिखराव कभी नहीं आता। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक रोज पारो अपने तीनों बेटों को तार भेजती है। जैसे ही तुषार उस तार को पढ़ता है, उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी देखकर मिहिर बोलता है, अरे क्या हुआ तुषार, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है मिहिर। माँ हम
तीनों भाइयों की शादी के लिए गांव में रिश्ते तलाश रही है। देखा था ना शंकर और श्रावण भैया की शादी कैसे गवाह देहातिन से की थी उन्होंने। अब वक्त आ गया है कि हम फैसला लें, वरना माँ हम तीनों भाइयों को भी किसी थर्ड क्लास गांव की गवाह लड़कियों के पल्ले बांध देंगी। तीनों भाई शहर में रहने वाली 3 मॉडर्न लड़कियों रिचा, एना और चारू से शादी कर लेते हैं और उन्हें अपनी माँ से मिलाने गांव पहुंचते हैं, जहां द्वार पर खड़ी अपनी शहरी बहुओं को देखकर पारो पिनकते हुए कहती है, तौबा तौबा, अरे कौन है ये बेशरम बेहया लुगाइयाँ, कैसे अदनंगी हुलिया लिए खड़ी हैं। हे यू ओल्ड लेडी, बेशरम होगी तुम्हारी अम्मा, हमारे शहर में से ड्रेसिंग सेंस कहते हैं, बॉडम बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोलती है, अरे निकम्मो, तुम्हारे सामने ये मुझ पर ताने कस रही है और तुम बुत बने खड़े हो, होठ सिल गए हैं क्या। माँ अब आप सास बहू के बीच हम क्या बोले। तुषार के मुंह से ऐसा सुनकर पारो गुस्से से झुंझला उठती है। क्या? तो आखिर तुम तीनों ने अपने मन की मुराद पूरी कर ली। मैं नहीं मानती इन बेशर्मों को अपनी बहू। पढ़ाई की आड़ में तुम तीनों प्रेम प्रसंग में पड़े हुए थे। निकम्मो, इससे पहले कि पारो का पारा 7वें आसमान की तराई पार कर जाए, इन्हें लेकर उल्टे पांव दफा हो। माँ जी, जोश में होश खोकर लिया गया फैसला बड़ी तबाही का कारण बनता है। आपकी लाख झुंझलाहट इस शादी को झुटला नहीं सकती। इससे पहले कि गांव देहात तफरीबाजी करे, इन्हें अपना लीजिए। परिवार में पढ़कर धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। हाँ माँ, एक बार हमारी पत्नियों पर भरोसा तो करो। सभी के कहने पर पारो अपनी तीनों शहरी बहुओं को घर में जगह देती है और कहती है, ये तीनों इस घर के छत के नीचे एक ही शर्त पर रह सकती हैं। मैं उन्हें 1 महीने का मौका देती हूँ। अगर इस बीच इन्हें बहू के फर्ज और जिम्मेदारियों से पाला पड़ गया तो ये यहाँ रह सकती हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इन्हें वापस शहर जाना पड़ेगा। तुम हमें चैलेंज करियो सासू मॉम, हमें ये मंजूर नहीं। मगर मुझे मंजूर है माँ जी। मैं और राधा इन तीनों को आने वाले 30 दिनों में सारे तौर तरीके सिखा देंगे। तुम बदलोगी हमें बॉडम बहन जी, पहले अपने गवार पन्ने को तो बदलो। लेडीज फॉलो मी। गौरी की सिधाई का फायदा उठाकर तीनों बहुएं उन्हें बारी बारी से आड़ा टेढ़ा जवाब देकर चली जाती हैं। अगली सुबह गौशाला में बंधी गायों के गुहार से तंग आकर तीनों बहू अपने कमरे से बाहर आकर चीखती हैं, अरे तुम दोनों गवार के साथ बहरी भी हो क्या? क्या हुआ चारू, सवेरे सवेरे बादलों की तरह गरज क्यों रही हो? अरे इस जंगली जानवर को चुप कराओ, इनकी गुहार हमारे कान फाड़ रही है। अरे तुम तीनों को हमारी धनों का शुक्रगुजार होना चाहिए। अलार्म का काम इस गैया ने कर दिया। ये पकड़ो चारा और धनों के मांद में डाल आओ। ये सुनकर चारू गुस्से से घुर्राते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, मैंने आज तक अपने हाथों से 1 गिलास पानी तक खुद नहीं पिया और तुम चाहती हो कि चारू अपने हाथ गोबर चारे में साने? कभी नहीं। ये घिसी पिटी जिंदगी तुम दोनों गवार को मुबारक हो। काम डाउन चारू। अरे बोडम बहुओं, चलो जल्दी से हमारी कॉफी बनाकर हमारे कमरे में लेकर आओ। रिचा, चाय का बखत तो बीत गया। देखो घड़ी में सवेर के 10:15 बज रहे हैं। इस समय गांव देहात में खाने का होता है। तुम कहना क्या चाहती हो कि हमें कॉफी नहीं मिलेगी? हाँ, एकदम सही पकड़ा है। वो क्या है ना, यहाँ बिजली का चूल्हा नहीं, ये लकड़ी से आंच जोड़ना पड़ता है। धुएं की मार झेल कर खाना पकता है और चूल्हा तो बुझ गया। अगर कॉफी पीना है तो खुद बनाओ। ऐसा बोलकर गांव की बहू रसोई से कमरे में आकर खुसुर फुसुर करती है। राधा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये पैतरा इन तीनों पर काम आएगा? हाँ जीजी, जब इंसान को अपने हाथ पांव डुलाने पड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की भटक खुल जाती है। जैसे तैसे तीनों बहू चूल्हा जलाकर कॉफी बनाती हैं और गहरी सांस भरते हुए एक ही सुरताल में बोलती हैं, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। चारू, रिचा, इस चूल्हे पर बनी कॉफी में एक अलग ही सौंधापन है। हाँ, बात तो भली है। समय बीतता है जिसके साथ तीनों शहरी बहुओं के घमंडी स्वभाव में बदलाव आने लगता है। एक सुबह, क्या बात है, तुम तीनों रसोई के ओट पर क्यों खड़ी हो? कुछ चाहिए? अरे अब क्या हम तीनों बहू को इस घर में घूमने के लिए भी तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? हाँ, सारा दिन कमरे में दीवार देख देख कर हम बोर हो गई हैं। तुम तीनों की बोरियत दूर करने का मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? अगर तुम चाहो तो रसोई घर के कामों में हमारा हाथ बटा सकती हो। बिल्कुल नहीं, ये करछी चमचे तुम्हारे हाथों में ही जचते हैं। हाँ, और इस चूल्हे का धुआं तो हमसे 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होता। मगर चारू, हमने इस चूल्हे पर कॉफी बनाया तो याद है, असल में मैं आप दोनों से एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। रिचा को गांव की बहुओं के साथ काम करता देखकर चारू और ऐना भी बेमन से उनका हाथ बटाने लगती हैं, मगर ये सब उन्हें भाने लगा था। फिर एक दिन पारो अपनी 5 बहू को एक साथ काम करता देख खुद में बड़बड़ाती हुई बोलती है,
ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? इतनी जल्दी मेरी तीनों शहरी बहू के रंग ढंग इतना कैसे बदल गया? अधनंगे कपड़े त्याग कर 6 मीटर की साड़ी लपेट ली। अभी तो 15 दिन ही बीते हैं, परिणाम में आधा महीना बाकी है। देखते ही देखते 1 महीने का मंजर खत्म होने को आ जाता है। उस रात तीनों शहरी बहू देर रात तक जागती हुई आपस में बात करती हैं। तभी वहाँ से गुजर रही पारो कमरे की बत्ती जलती देखकर ठहर जाती है। कल ये तय होगा कि हम तीनों बहू इस छत के नीचे रहेंगी या नहीं, मगर अब मुझे इस घर की दीवार से प्यार हो गया है। हाँ है ना, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मुझे इस मिट्टी के चूल्हे की आदत सी हो गई है, उस ओट की आदत सी होगी जहाँ सासू माँ हर सबेर बैठती हैं। शायद कल के बाद ये सब हमसे छिन जाएगा। ऐसा कहते हुए तीनों बहुओं की आंखें भीग जाती हैं और पारो सारी रात अपने बिछौने पर करवट बदलती है। अगली सुबह, बहू कल रात तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन से बिखड़ाव का बड़ा बोझ उतर गया, इसलिए तुम तीनों को इस घर द्वार से दूर जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर शहरी बहुओं की आंखों में खुशी की बदरा घिर जाती है और पारो अपनी 5 गांव और शहरी बहू के साथ सम्मति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सर्दी के कहर में सास पर बहू का अत्याचार। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। अरे इन्हें तो कोई काम भी नहीं दिखाई देता। इतनी सर्दी है और मुझे इतनी सर्दी में इन्हें अब ढूंढ कर लाना होगा। रूपा अपनी जैकेट पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? सुबह से ये टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया गया तुमसे। अरे अभी तक सो रही हो क्या? तभी बेचारी शकुंतला ठंड में कांपते हुए रूपा के पास आती है और उससे कहती है, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बस दवाई खाकर आराम कर रही थी। ओहो, देखो तो जरा महारानी के कितने बहाने हैं। अरे जब देखो दवाई खाती रहती हो, जब देखो आराम करती रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। बहू घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ हाँ, तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान करती हूँ? जाओ रसोई में देखो कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके, जाकर उन्हें धो लो और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है बहू, धो लेती हूँ, लेकिन मुझे पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे ताकि मैं गर्म पानी करके बर्तन धो लूँ। पानी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं ठंडे पानी में। अच्छा, तो अब गर्म पानी से तुम्हें बर्तन धोने हैं? अरे बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो कौन भरेगा? देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सारा पैसा बिजली के बिल में लगा दूं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर ठंडे पानी से ही बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी में बर्तन धोने की वजह से उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है और उसे बुखार चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। बेटा कहाँ है तू? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। जब से तू विदेश गया है तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है। आज अगर तू यहाँ होता तो तेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार ना होता बेटा। बेचारी शकुंतला अपने बेटे की तस्वीर को देखकर रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए रूपा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू कई महीने हो गए हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए। एक कॉल लगाकर मेरी बात मेरे बेटे से करवा दे। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारे बेटे से बात करनी है? अरे वो क्या वहाँ पर फालतू में बैठे हैं जो तुमसे बात करेंगे? अरे 2 रोटी चुपचाप खाई नहीं जा रही क्या तुमसे इस घर के अंदर? रूपा फिर से अपनी सास को जली कटी बातें सुनाती है, जिसके बाद बेचारी शकुंतला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते होते रूपा अपने कमरे में रजाई के अंदर घुसकर शकुंतला को आवाज लगाने लगती है, माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ हो आप? जरा यहाँ आओ मेरे कमरे में। रूपा की एक आवाज पर बेचारी शकुंतला बुखार में भी दौड़ती हुई रूपा के कमरे में आ जाती। हाँ बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी क्या होनी है, शाम हो गई है, क्या तुम्हें अभी तक खाना बनाने की सूझबूझ नहीं आई है? बहू मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी रूपा गुस्से से उठती है और अपनी सास के बाल पकड़ लेती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे इस घर के अंदर रहना है तो इस घर के काम भी तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुझे घर से लात मार कर भगा दूंगी। फिर ठंड में इधर उधर सड़क पर पड़ी रहना। अरे मर भी गई तो कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेंगे। ये सुनने के बाद बेचारी शकुंतला रोने लगती है और रोते हुए बुखार में भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही रूपा रसोई में आती है वो अपनी सास को बेहोश देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई? मेरे पास तो इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं अब इसका? रूपा सर्दी में बेचारी शकुंतला को उठाकर अपनी कार में डाल देती है, जिसके बाद वो उसे एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर छोड़ देती है।
रात भर बेचारी शकुंतला बुखार में वहीं तड़प रही होती है। तभी एक आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वे उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर शकुंतला का चेकअप करते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अच्छा हुआ आप सही समय पर इस बूढ़ी औरत को यहाँ पर ले आई, नहीं तो इस बुखार के चलते इस बेचारी की तो मृत्यु ही हो जाती। फिलहाल तो पेशेंट खतरे से बाहर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कौन है, कैसी है, इस बेचारी का कोई इस दुनिया में है ही या नहीं। अब तो इसके होश आने पर ही पता चलेगा। बेचारा वो आदमी हॉस्पिटल की फीस भरकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब शकुंतला को होश आ जाता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखती है। अरे, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? शकुंतला सबसे पूछती है लेकिन उसे कोई नहीं बताता। जिसके बाद शकुंतला अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो खाना बना रही थी। अगर मैंने समय से खाना नहीं बनाया तो रूपा मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर बेचारी शकुंतला ठंड में ठिठुरते हुए वापस अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उसे देखती है वो गुस्से से उससे कहती है, आ गई महारानी। अरे, कल रात कहाँ चली गई थी? शकुंतला को कुछ भी याद नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से हॉस्पिटल कैसे पहुँची। मुझे माफ कर दे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे, खाना वाना मैंने सब बना लिया। एक काम करो, जाओ रसोई में जाकर बर्तन धो लो। बेचारी शकुंतला चुपचाप जाकर बर्तन धोने लगती है। शकुंतला के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बहू के इतने अत्याचारों को सहन कर रही थी। वो सिर्फ एक ही उम्मीद में थी, मेरा बेटा विक्रम जब आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा सोचकर वो रोज रोज जी रही थी और हर रोज अपने बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जब भी वो अपनी बहू रूपा से अपने बेटे से बात करने के लिए कहती तो रूपा उसकी बात भी नहीं कर पाया करती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड होती है और इतनी ठंड में हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। उसी समय रूपा अपनी सास शकुंतला से कहती है, अरे माँ जी, देखो सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाओ सबसे पहले कपड़े धो लो, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन बहू, मैं बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी? अगर बारिश में कपड़े धोऊंगी तो मैं पूरी भीग जाऊंगी और मुझे सर्दी लग जाएगी। जब देखो काम चोरी करती रहती हो। अगर अभी के अभी कपड़े धोने नहीं गई तो मैं तुम्हारा सारा सामान बांधकर तुम्हें यहाँ से रफा दफा कर दूंगी। ना चाहते हुए भी शकुंतला को ठंड में आंगन में बैठकर कपड़े धोने पड़ते हैं। हल्की हल्की बूंदें शकुंतला के ऊपर पड़ रही थीं। बेचारी इतनी ठंड में कपड़े धोते धोते सुन्न पड़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रूपा उसे बेहोश देख अपने आप से कहती है, ये लो जी, ये तो फिर से बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, आज तो इसका कल्याण ही कर देती हूँ। आज तो मैं इस बुढ़िया को जिंदा ही दफना दूंगी। रूपा देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है। जिसके बाद वो अपनी जिंदा सास को उसमें दफनाने जा ही रही होती है कि तभी वहां शकुंतला का बेटा विक्रम आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। रुक जाओ, ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? विक्रम शकुंतला को जैसे ही देखता है, शकुंतला की सांसें चल रही होती हैं। जिसके बाद वो गुस्से से रूपा को एक जोरदार तमाचा मारता है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को जिंदा दफनाने की? विक्रम तुरंत अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाता है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देता है। जिसके बाद वो किसी तरह अपनी माँ को होश में लाता है। जैसे ही शकुंतला होश में आती है, वो अपने बेटे को अपनी बहू की सारी करतूतें बताती है। जिसे सुनने के बाद विक्रम अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवा देता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है और वो अपनी पत्नी रूपा से तलाक भी ले लेता है। उस दिन के बाद से विक्रम अपनी माँ शकुंतला का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अनाथ बहनें और जादुई नदी लहंगा पेड़। बहादुरगढ़ गांव में वृंदा और बेबी नाम की दो अनाथ बहनों का बसेरा था। दोनों बहनों ने होश ही संभाला था कि एक रोज उनके पिता प्रीतम की बरसात में घर लौटते वक्त बिजली की तारें उस गरीब पर आ गिरी और दर पर ही उसका देहांत हो गया। बुरे हालातों में उनकी माँ उषा ने खुद भूखे रहकर सिलाई बुनाई करके अपनी बेटियों का पेट पाला। मगर समय के साथ भूतकाल में भूख की नजरअंदाजी ने उषा के शरीर की सामर्थ्य छीन ली और उसे बीमारी के बिछौने पर पटक दिया और आखिरकार मौत ने उषा को बीमारी के बिस्तर से निकालकर चिता की चपत लगा दी। दीदी, माँ को क्या हो गया? वह कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ हमारे साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रही हैं क्या? माँ इस दुनिया से चली गई बेबी, और जाते जाते हम दोनों बहनों को अनाथ बेसहारा कर गई।
अनाथ होने का गम दोनों गरीब बहनों की आंखों से बरसात की बदरा के जैसे बहे जा रहा था। मगर कहते हैं ना, किसी के चले जाने से जीवन कहाँ रुकता है। वृंदा ने सिलाई बुनाई का काम संभाल लिया। दीदी तुम थक गई होगी, पहले थोड़ा खाना खा लो, देखो रात भी ढल गई है, बाकी के कपड़े कल सिल लेना। तू खा ले मेरी बहन, अभी तो एक ब्लाउज सिलना भी बाकी बचा है। एक ये कपड़े ही तो हम अनाथ गरीब बहनों की कमाई का और चूल्हा जलने का जरिया है। ठीक है, फिर आपकी छोटी बहन भी कपड़े सिलने में आपका हाथ बटाएगी। दोनों बहनों के बीच बसा स्नेह ही गरीबी में उनकी सहेली था। समय गुजरता गया, दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों से गुजरते मंजर के साथ 5 साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वृंदा, अरे ओ वृंदा, भीतर है क्या? आ जाओ मीना मौसी, जिज्जी अंदर ही है। अरे वृंदा, लाची का लहंगा सिल दिया है ना, क्योंकि आज ही मेरी बेटी की बारात है। हाँ हाँ मीना मौसी, सिल दिया है लहंगा। भला हम बहनें अपनी सखी की शादी कैसे भूल सकते हैं? शादी में आ रही हो ना तुम दोनों बहनें? हाँ चाची, बारात आने से पहले पहुंच जाएंगी हम बहनें। अरे वो तो ठीक है, मगर जरा ढंग के कपड़े लत्ते पहन कर आना, पता चले कोई फीका पुराना कपड़ा लटका लिया। क्या पता उसी बहाने किसी लड़के की नजर पड़ जाए तुम पर, वरना तो इस गरीबी में तुम बहनों का ब्याह तो होने से रहा। एक तो अनाथ होने का ठप्पा, ऊपर से गरीबी की चपत। सच कहती हूँ, मुझे तो तुम पर बहुत तरस आता है। अच्छा चलती हूँ, बारात का बहुत काम बाकी है। मीना के कड़वे बोल वृंदा के मन में घर कर जाते हैं। उसकी आंखों में उफनते आंसू चेहरे पर बह जाते हैं। ये मीना मौसी की जुबान पर मिश्री घोलनी पड़ेगी, जब देखो अपनी जुबान से जहर उगलती रहती हैं। ऐसे नहीं बोलते छोटी, जाने दे। शाम को जब दोनों बहनें सादा सा सूट पहनकर शादी में पहुंचती हैं, तभी बूढ़ी फूलन बोलती है, हाय अरे मोरी मैया, अरे ये कैसा बेरंग सा सूट पहना है तुम बहनों ने, सहेली की शादी में इतना सादा सूट। तू 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 क्यों रे करम जलियों, तुम अनाथ बहनें अपनी गरीबी का बिगुल बजाकर मेरी बेटी का घर बसाने से पहले उजाड़ना चाहती हो। तुम अनाथ यतीम बहनों का ब्याह तो हो ही नहीं रहा। समझाओ मीना इसे, मैं तो समझा बुझाकर थक गई हूँ कि मेरे बबलू से ब्याह कर ले। माना कि 2 बच्चों का बाप है, मगर पहली मेहरिया तो मर चुकी है। सपनों का राजकुमार तो मिलने से रहा तुम अनाथ गरीब बहनों को। वृंदा रोते हुए शादी से निकलकर नदी पर आ जाती है, जहाँ से वह रोजाना पानी भरती थी। बस बहुत हो गया, मुझसे इन जमाने के ताने और नहीं सुने जाएंगे, इसलिए आज मैं इस नदी में कूदकर खुद को खत्म कर दूंगी। जैसे ही वृंदा नदी में पांव रखने को बढ़ाती है, नदी के बीचों बीच फूलों से सजा रास्ता बन जाता है, जो नदी के बीच बने जादुई पेड़ के पास खत्म होता है। ये अचानक नदी के बीच रास्ता कैसे बन गया? आओ वृंदा, इस नदी के बीचों बीच आओ। फिर वृंदा नदी के बीचों बीच तने खड़े जादुई लहंगे पेड़ के पास जैसे ही आती है, पेड़ की टहनी पर आंखें, नाक, मुंह टिमटिमाने लगता है। डरो मत वृंदा, मैं एक जादुई लहंगे का पेड़, और ज्यों कि इस नदी में मेरे जादुई पेड़ों की जकड़न है, इसीलिए इस नदी का जल भी पूरी तरह से जादुई है। कहो, तुम परेशान क्यों हो? जादुई पेड़? मैं और मेरी बहन बेसहारा हैं। हम बेहद गरीब और खास खूबसूरत भी नहीं। ऐसे में बड़ी मुश्किल से ही हम अपना फिर पाते हैं, और गांव वालों से ये भी देखा नहीं जाता। वो हम बहनों को ब्याह ना होने का ताना देते हैं। फिकर मत करो वृंदा, इस पेड़ पर लटके लाल और गुलाबी जादुई 2 लहंगे उतार लो। ये गुलाबी लहंगा तुम्हें गहने और सुंदरता देगा, और लाल लहंगा तुम्हें पैसे देगा। वृंदा जादुई पेड़ पर लटके लाल और गुलाबी रंग के 2 लहंगे लेकर घर लौट आती है, और लहंगे को देख बेबी की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह दीदी, ये लहंगा तो बड़ा लाजवाब है। इस लहंगे की हकदार हम दोनों हैं मेरी बहन। ये जादुई लहंगे हैं। जादुई लहंगे? हाँ सुनो, मेरे जादुई लाल लहंगे, जल्दी हमें ढेर सारे पैसे दो।
वृंदा के बोलते ही जादुई लाल लहंगा हवा में उभर कर चमचमाती रोशनी से जुगनू के जैसे बड़ी टिमटिमाहट के साथ अपने भीतर से पैसों की बारिश कर देते हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें हक्की बक्की हो जाती हैं। अरे वाह, सचमुच दीदी, उस जादुई नदी और पेड़ के दिए लहंगे जादुई हैं। दीदी, इस गुलाबी लहंगे में कौन सा करिश्मा करने की सामर्थ्य है? बेबी, इस लहंगे को पहन कर आओ, दिखाती हूँ ये कैसा जादुई करता है। अपनी बड़ी बहन की बात मानकर बेबी उस गुलाबी लहंगे को पहनकर आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चलो मेरे जादुई गुलाबी लहंगे, जल्दी से मेरी बहन की सूरत को सुंदर कर दो। वृंदा के ऐसा कहते ही जादुई गुलाबी लहंगे में खड़ी बेबी सर के बालों से लेकर पैर में नाखून तक सुनहरी रोशनी में घिर जाती है और कुछ देर बाद जैसे ही जादुई लहंगे की रोशनी धीमी पड़ती है, उसकी आंखों के आगे छाया धुंधलापन दूर हो जाता है और अपने सुंदर रूप को देखकर बेबी की आंखें झिलमिला उठती हैं। अरे वाह दीदी, इस जादुई लहंगे ने तो मेरे साधारण सादे से सूरत को स्वर्ग की अप्सरा जितना सुंदर बना दिया। मगर अभी तुम्हारे रूप में एक ऊंचापन है। सुनो गुलाबी जादुई लहंगे, मेरी बहन के रूप को 16 श्रृंगार और गहनों से सजा दो। इतना कहते ही एक बार वह लहंगा गरीब बेबी के शरीर को सोने के गहनों से लाद देता है। अब लग रही है ना मेरी बहन इस जादुई लहंगे में सुंदर सी दुल्हन जैसी। नहीं दीदी, मुझसे पहले तुम दुल्हन बनोगी। बस मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि इस जादुई लहंगे की मदद की बदौलत हम गरीब बहनों के घर भी बारात आएगी। जादुई लहंगे के पेड़ से मिले लहंगे से दोनों बहनें सबसे पहले अपनी गरीबी की जड़ को खत्म करके अपने छोटे से घर को बड़े आलीशान घर में बदल देती हैं, जिसके बाद बड़े बड़े रईसों के रिश्ते खुद ब खुद चलकर उनके घर आते हैं और वृंदा की शादी शारदा नाम की औरत के बेटे से तय हो जाती है और शादी का दिन आता है। अरे दीदी, आज तुम्हारी शादी है और तुम रो रही हो। बस सोच रही हूँ बेबी कि तेरे बिना ससुराल में दिन कैसे बिसारूंगी, तू कैसे रहेगी। दीदी बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब जादुई लहंगे के पेड़ की मदद से हमारे पास 2 जादुई लहंगे हैं, जिससे आपकी बहन का जीवन आसान किश्तों में कट जाएगा। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आज मेरी बहन की बारात आएगी। बेबी जादुई लाल लहंगे से पैसे की मांग करके पूरे गांव को सजाती है। पूरा गांव गढ़ गरीब अनाथ बहनों के बदले जीवन से कुड़कर कानाफूसी करता है। वहीं वृंदा की शादी बड़े धूमधाम से होती है। अरे वाह दीदी, इस जादुई लाल लहंगे में मेरी बहन बिजुरी गिरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाग में लाल गुलाब खिल गया हो। शादी की उस रात दोनों अनाथ बहनें जादुई लहंगे में जुगनू के जैसे पूरे गांव में रोशनी बिखेर रही थी। बीते दिनों में जितने जन ने उनकी गरीबी की हंसी उड़ाई थी, उनके मुंह पर चुप्पी की चपत जड़ी हुई थी। किसने सोचा था कि गरीब बहनों का जीवन इस तरह गरीबी से अमीरी का मोड़ ले लेगा। याद रखें दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है, ये कब किसका हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए किसी गरीब को खुद से कम आंकने की गलती ना करें।